तो इसमें बताया गया कि बीजेपी को यहां 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और एग्जिट पोल में सामने आए ये आंकड़े निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। हालांकि अभी 4 तारीख तक का इंतजार रहेगा। 4 तारीख को क्या परिस्थितियां कुछ बदलेंगी या फिर न्यूज 18 के इस सटीक एग्जैक्ट पोल तक आंकड़ों की पहुंच होगी, इसके आसपास ही आंकड़े रह सकते हैं। संभावनाएं इसकी जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 2019 का ही जो परिणाम है वो दोहराया जा सकता है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का एक खाका जो सर्वे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वोट में 52% वोट छत्तीसगढ़ को, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ ने दिए, जबकि 43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है और 5% ये वोट अन्य के खातों में गया दिखाई दे रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज है और इसके साथ साथ कुछ आंकड़े जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, और इन आंकड़ों से काफी स्थिति स्पष्ट होगी छत्तीसगढ़ की कि आखिर किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं और ये जो सीट्स मिल रही हैं किसके लिए बढ़त है और किसके लिए ये अभी कुछ और काम करने की आवश्यकता दिखा रहे हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं यहां पर कि एनडीए को यहां 9 से 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2019 में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी और इस बार भी 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो 2019 की जो सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी वो तो उनके पास रहेंगी ही, साथ ही कुछ और सीट्स बढ़ सकती हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी जैसे कि 1 सीट मिली थी और इस बार भी 1 से 2 सीट ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य किसी को भी कोई लोकसभा सीट मिल नहीं रही है। ऐसे में न्यूज 18 का ये एग्जिट पोल जो दिखा रहा है आंकड़े वोटिंग परसेंटेज के साथ आपको बता रहे हैं कि आखिर इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है क्या जनादेश। और चुनाव के दौरान किए गए इस सर्वे में सामने आए आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जहां 11 सीटों पर वोटिंग के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 400 सीट पार करेंगे और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं। और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-90 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। 370 हमारे हृदय का विषय था और हम ये चाहते थे कि, सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी। और एग्जिट पोल में दिखाए गए आंकड़ों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने यह दावा किया कि देश पहले से ही कह रहा था कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता का स्नेह और आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। पहले से ये तय था कि जिस तरीके से और इस 10 वर्षों में एक पारदर्शी सरकार और सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग को लेकर उनकी कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है, तो जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है। और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने एग्जिट पोल के नतीजों को भ्रामक बताया। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को परिणाम आएगा और इंडिया अलायंस की जीत होगी। अभी तो 4 तारीख को परिणाम आ जाना है, इतने दिन इंतजार किए और ये तो भ्रामक प्रचार है। जिस प्रकार से आप सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से इस देश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त होकर लोगों ने वोट दिया है।
जिस प्रकार से एनडी इंडिया गठबंधन में जो भीड़ आई, जो लगातार चुनावी सभा में राहुल जी ने पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम किया, कांग्रेस के हर नेता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, प्रियंका जी की बात करें, तमाम बड़े नेताओं ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। मैं समझता हूं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तमाम वो चीज हैं जिसको लेकर देश की जनता परेशान है और ये परिणाम के रूप में 4 तारीख को इंडिया की सरकार बनाकर रहेगा। और काउंटिंग के दिन के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है। ये राजनांदगांव जहां से कि भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि इसमें अरुण साव को बिलासपुर की सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा मंत्री रामविचार नेताम जो सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे, केदार कश्यप बस्तर की जिम्मेदारी संभालेंगे, टंकराम वर्मा को दुर्ग लोकसभा सीट का प्रभार दिया गया है और रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। बात करें रायपुर की तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी नजर बनाए रखेंगे। तो अलग अलग जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आकाश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख के लिए क्या कुछ तैयारी की हुई है? जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं भाजपा के पक्ष में, उसके बाद भाजपा उत्साहित है और मतगणना के दिन की तैयारी भाजपा ने कर रखी है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, उससे पहले जो है मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, यानी विजय शर्मा है वो राजनांदगांव में रहेंगे, अरुण साव बिलासपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी को रायगढ़ की कमान दी गई है, वहीं जो है वन मंत्री केदार कश्यप बस्तर में रहेंगे, टंकराम वर्मा दुर्ग में रहेंगे। इस तरीके से अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा में भेजा गया है और सभी जिलों में जो है वो कार्यकर्ता को नियुक्त कर दिया गया है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इसके साथ ही जो है स्टेट कार्यालय बनाया गया है, स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर भाजपा मुख्यालय को बनाया गया है, किसी तरीके से दिक्कत ना हो, मॉनिटरिंग के दौरान जो है प्रॉपर जानकारी मिल सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिले में टीम बनाई गई है ताकि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसके साथ ही मतगणना के अंतिम समय तक कार्यकर्ताओं को रुकने के लिए कहा गया है ताकि जो सही जानकारी है वो पहुंच सके पार्टी तक के। इस तरीके से पूरी जो कार्य योजना है वो भाजपा ने तैयार कर ली है। साथ ही जो जीत के जो दावे किया जा रहे हैं उसको लेकर भी जो है खुशी मनाने की तैयारी है, उसे सेलिब्रेट करने की तैयारी है। अगर जो भी प्रत्याशी जीतते हैं उसके बाद एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, वो हर एक लोकसभा मुख्यालय में होगा, रायपुर में और बाकी जो अन्य लोकसभा में। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आकाश। और बस्तर में फोर्स के सामने नक्सलियों का संगठन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। अब फोर्स की हिट लिस्ट में 25 करोड़ के टॉप मोस्ट नक्सली हैं। अब तक 135 दिनों में 120 से ज्यादा नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया। अबुझमाड़ इलाके में अभी भी 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली मौजूद हैं। अब सुरक्षा बलों ने सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लीडर्स को टारगेट करने की रणनीति बनाई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की संयुक्त टीम जल्द ही अबुझमाड़ इलाके को घेरेगी। बस्तर आईजी ने यह दावा किया कि अब नक्सली संगठनों के बड़े लीडर्स या तो सरेंडर करें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लगभग 14 या 15 जो सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो मेंबर अभी एक्टिव रह गए। बाकी जैसा रमन्ना, आरके और जैसा हरिभूषण, खड़कम सुदर्शन, दीपक तेल तुमड़े, इस प्रकार का जो टॉप सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार का जो मुठभेड़ में या बीमारी कारण से उनका मृत्यु हुआ। और इसके पश्चात विशेष जो 14 से लेकर 15 तक जो सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो मेंबर अलग अलग क्षेत्र में अभी सक्रिय, लेकिन उनका भी कई लोग उम्र हो चुकी है और जैसे पूर्व जैसे इतना सक्रियता नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चारों तरफ से उनको घेराबंदी कर उनका सप्लाई नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनको मूवमेंट के कॉरिडोर को प्रतिबंध की जा रही है। इस प्रकार उनके खिलाफ काफी प्रभावी रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाला बहुत जल्दी इन सबका भी खात्मा होने का पूर्ण संभावना है। और हमारे साथ श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए। श्रीनिवास, पी सुंदरराज कह रहे हैं कि घेराबंदी हो रही है और अब ज्यादा दिन ये लाल सलाम, ये लाल आतंक नहीं चलेगा, इसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।
जी बिल्कुल, बस्तर में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बस्तर के जो जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। इस सफलता को देखते हुए जो माओवादी के जो बड़े लीडर है, ये जो सेंट्रल कमेटी के हैं, जो पोलित ब्यूरो के जो लीडर हैं, जिन पर करोड़ों का इनाम है, ऐसे फोर्स के पास 25 जो लिस्ट है 25 करोड़ के इनामी नक्सली के नाम शामिल है। ये सभी माओवादी अबूझमाड़ इलाके में मौजूद है और इन्हें घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने एक रणनीति तैयार की है। चूंकि अबूझमाड़ इलाका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो ऑपरेशन चलाया जाएगा वो संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। बस्तर आईजी ने कहा है कि जो बड़े लीडर हैं, जिनमें 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली है, ये सभी अबूझमाड़ के इलाकों में मौजूद है और इनको जल्द घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने रणनीति तैयार की है। साथ ही कहा है कि जो माओवादी सरकार की पुनर्वास से प्रभावित होकर सरेंडर करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं अब आने वाले दिनों में सुरक्षा बल एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेगी, जिसमें बड़े कैडर के जो टॉप मोस्ट माओवादी को टारगेट करने की योजना बनाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो बीजापुर से खबर यह है कि प्रेशर आईडी की चपेट में आया एक ग्रामीण और इस हादसे में बुरी तरह से यह ग्रामीण जख्मी हो गया। घायल ग्रामीण को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और तरेम थाना क्षेत्र के तोयानाला के पास यह हादसा हुआ है। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की जानकारी दी है। आपको बता दें कि हादसे में ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसे जख्मी हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए और तोयानाला के पास यह हादसा हुआ। एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो वहीं दुर्ग में एक खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने से एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में ये एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। हालांकि कारण क्या रहा आग लगने का ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और किसी भी वजह से यदि आग लगी तो कैसे लगी वो पता नहीं चल पाया। लेकिन राहत की बात ये थी कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं आई है। थोड़ी मशक्कत ज़रूर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए, थोड़ा समय लगा, लेकिन आग को बुझा लिया गया है और ये खड़ी एम्बुलेंस में आग लगी थी। कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी थी। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से अगली खबर आपको बता दें कि हाईवा ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 30 लोगों से भरे मिनी ट्रक को टक्कर मारी गई है और मिनी ट्रक में सवार 25 लोग घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 20 लोग सिम्स रेफर किए गए हैं। बाकी घायल रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। आपको बता दें कि रतनपुर बेलगहना सड़क पर यह हादसा हुआ। और रायपुर में एक शख्स को मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को चाकू दिखाकर मोबाइल छीनकर लुटेरे फरार हो गए। इसमें 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस छीना झपटी के दौरान उसे चोट भी आई है। मॉर्निंग वॉक के लिए शख्स निकला था और इसे चाकू दिखाकर मोबाइल छीना गया और हालांकि फोन बचाने के लिए जद्दोजहद जब शख्स ने की, पीड़ित व्यक्ति ने, तो उसे चोट भी आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए यहाँ स्नैचर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो सुबह सवेरे वॉक पर निकले लोगों को निशाना बना रहे हैं। और कवर्धा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब के नशे में कुछ विवाद हो गया और इस विवाद के दौरान पत्नी के सिर को पकड़कर उसने जमीन पर जोर से पटक दिया और ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरी कहासुनी और हाथापाई में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी का सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ था पति पत्नी के बीच और इस विवाद में उसने अपनी पत्नी का सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और कवर्धा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक का कहर बरपा और 2 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई।
इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर पेश आई बताया जा रहा है। हादसे के दौरान ट्रक काफ़ी तेज़ रफ्तार में था और इस तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई और हादसे के बाद कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं जिसमें कुछ घटना के निशान भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों की मौत हुई है दर्दनाक ये मौत रही होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर सड़क हादसा हुआ जहां पर एक खड़े ट्रक से कार टकरा गई। कार सवार 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। कार सवार हैदराबाद से भवानीपटना जा रहे थे और जगदलपुर के व्यापारी का ये ट्रक बताया जा रहा है। ये ट्रक जो रास्ते में खड़ा था और इसी ट्रक से टकराई एक कार, जिसमें खड़े ट्रक से कार टकराने की वजह से इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और हैदराबाद से भवानीपटना ये सभी जा रहे थे और इस हादसे में 2 लोगों को काफी चोट आई है। और खबर बिलासपुर से, जहां एक 13 वर्षीय मासूम छात्र कूलर में पानी भरने के दौरान करंट की चपेट में आ गया और करंट की चपेट में आने से बच्चे को सिम्स ले जाया गया और जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक दुखद मामला सामने आया। 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। दरअसल बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया जहां पर कूलर में पानी भरने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे बचाया नहीं जा सका। तो बहुत सावधानी के साथ कूलर का इस्तेमाल करें क्योंकि कूलर में पानी भरना एक टास्क है अपने आप में, क्योंकि कूलर में इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है कई बार वो बॉडी से टच होने की वजह से पूरी बॉडी में करंट को छोड़ता है। ऐसे में बहुत सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें और बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखें। खबर जगदलपुर से है जहां नशे में धुत शख्स ने जमकर हंगामा मचाया। 6 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ उसने की और अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ियों को टक्कर भी मारी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला सामने आया जगदलपुर से। आपको दिखा रहे तस्वीरें। नशे में धुत एक शख्स ने खूब हंगामा मचाया और 6 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अपनी ही गाड़ी से कई गाड़ियों में उसने टक्कर मारी है और इसकी शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और राजनांद गांव में बेटे ने पिता की ही हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से हमला करके पिता की हत्या करने वाले शराबी ने अपने पिता की हत्या कर दी। शराब पीकर पिता परिवार में झगड़ा करता था और आरोपी बेटे को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में जानकारी मिल रही है कि शराब पीने का आदी पिता था और इस बात से घर में विवाद होता था और इस विवाद से आहत पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, प्रेशर